स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी जिसमें एमटीक्यू आते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोस्टिंग के एरिया से, उसके एमटीक्यूज करेंगे सबसे पहले हम। तो ये पहला एमटीक्यू है कैप्लान किट का, डफको के नाम से। पढ़ते हैं इसमें क्या उसने बताया हुआ है। डफको मैन्युफैक्चर्स थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जी एंड यूज कोस्ट प्लस प्राइसिंग। अच्छा, इसके ना तीन तीन ये बनाता है अपने प्रोडक्ट्स, तीन इसके प्रोडक्ट्स हैं। और जो ये मेथड यूज करता है वो है कोस्ट प्लस प्राइसिंग का। अच्छा, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में ये होता है, मतलब जितनी आपके प्रोडक्ट पे कॉस्ट आई है उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और ये आप इस तरह से उसकी प्राइस ऐड कर देते हैं और उस प्राइस में आप उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं ईच प्रोडक्ट यूज सेम मटेरियल एंड सेम टाइप ऑफ डायरेक्ट लेबर बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज। कि भाई तीनों प्रोडक्ट्स में एक्स वाई जी में जो मटेरियल यूज होता है वो बिल्कुल सेम होता है, यानी कि एक ही चीज तीनों में यूज होती है। लेबर भी सेम यूज होती है और यानी कि मटेरियल और लेबर दोनों सेम यूज होती हैं तीनों प्रोडक्ट्स में, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटीज में। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स में अगर मटेरियल यूज होता है 10 केजी का, तो प्रोडक्ट वाई में वही मटेरियल यूज होगा लेकिन 12 केजी का हो जाएगा, और प्रोडक्ट जी में फॉर एग्जांपल 15 केजी का हो जाएगा। यानी कि सेम टाइप ऑफ मटेरियल डायरेक्ट लेबर यूज होता है और सेम ही मटेरियल यूज होता है, लेकिन क्वांटिटीज उनकी डिफरेंट होती है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं फॉर मैनी ईयर कंपनी हैज बीन यूजिंग फुल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर और बेसिक। भाई वो इतने अरसे से जो मेथड यूज करते आ रहे हैं वो है फुल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड यूज करते आ रहे हैं वो। और अब्जॉर्ब किसकी बेस पे करते हैं? वो डायरेक्ट लेबर और की बेस पे करते हैं। ये उसने बजटेड प्रोडक्शन और सेल्स दी हुई है प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड की 20,000, 16,000 एंड 22,000। ये एक्स वाई जी की रिस्पेक्टिवली इनकी प्रोडक्शन होती है और इतनी ही सेल इनकी होती है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा क्या हुआ हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट जी की निकालो। अच्छा, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में बेसिकली सब कुछ आ जाता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा और ओवरहेड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें आ जाएंगी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में। लेकिन पर यूनिट चाहिए, और किसकी चाहिए? प्रोडक्ट जी की। ये जो मैंने हाईलाइट किया इसमें तीन बातें हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट जी की पर यूनिट चाहिए फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड सब आ जाएगा। ठीक है, और मेथड कौन सा यूज करना है भाई? करंट मेथड यूज करना। करंट मेथड उसका उसने ऊपर बताया कि हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। वो मेथड यूज करके हमने बताना है कि प्रोडक्ट जी की ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आती है। ठीक है, इसकी वर्किंग कर लेते हैं अभी हम, फिर देखते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा और ओवरहेड्स आएंगे। अच्छा, ये तीन चीजें जब हम फाइंड करेंगे तो इधर हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम ये पर यूनिट लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ही डायरेक्ट लेबर लेंगे और पर यूनिट ही ओवरहेड लेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो भी पर यूनिट ही आएगी, जो कि हमें चाहिए। और मेथड हमने कौन सा यूज करना है? ओवरहेड्स के लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज करना है। उसने कहा कि जो कंपनी पहले से यूज करती आ रही वही मेथड यूज करना है। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले फाइंड करते हैं और फिर डायरेक्ट लेबर, फिर ओवरहेड्स। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल में अगर हम जाए ना, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है इसने, और ये प्रोडक्ट जी है और ये 28 का इस पे डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है, और ये डॉलर में है, ये केजीज में नहीं है। $28 का मटेरियल यूज होता है। और लेबर भी इसने बताई हुई है कि 12 पर आवर लेबर का रेट है और इस पे $24 की लेबर लग जाती है। यानी कि प्रोडक्ट जेड के एक यूनिट पे ये पर यूनिट लिखा हुआ है, $28 पर यूनिट मटेरियल लगता है और $24 पर यूनिट लेबर लगती है। तो इसको हम, ये इसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। वहां पे 28 और 24, इधर आ गया 28 और इधर आ गया 24। अच्छा, अब बात करते हैं ओवरहेड्स की, जो लास्ट चीज है हमारी। ओवरहेड्स हम अब हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, ओवरहेड्स के लिए ना उसने हमें बताया था कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है? ट्रेडिशनल मेथड यूज करना है। कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है? फॉर मेनी ईयर्स कंपनी हैज बीन यूजिंग फुल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड अब्सॉर्बिंग ओवरहेड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे ना हमने ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, जब डायरेक्ट लेबर और की बेसिस पे हमने ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं ना, तो हमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमें लेबर और चाहिए, ठीक है, और एक हमें चाहिए लेबर का रेट। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरहेड्स आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट जी की एक यूनिट बनाने में लेबर और कितने यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ उसने लेबर और नहीं लिख के दिए हुए कि भाई कितने लेबर और, लेकिन इसने यहाँ पे उनकी प्राइस लिख के दी हुई है। वो कह रहा है कि $12 का एक और है, और जेड पे कितने और लग रहे हैं ये हमें फाइंड करना है। तो जेड पे कितने के आवर लग रहे हैं ये तो उसने बताया हुआ कि भाई $24 के जेड पे आवर लग रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर। अच्छा, $24 के अगर लग रहे हैं और एक लेबर आवर
$12 का है, तो $24 के में कितने लेबर आवर आएंगे? देखो ना, जाहिर सी बात है 2 आवर होंगे। देखो 1 घंटे में $12 लगते हैं और 2 घंटे में लगेंगे 24। 1 घंटे की कीमत 12 है, तो 2 घंटे की 12 ज़रब 2 24 हो गया। ये उसने लिख के दिया हुआ कि $24 पर यूनिट है। यानी कि हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके तो हमने इसके आवर फाइंड कर दिए कि लेबर आवर हमारे पास 2 है जो कि 1 यूनिट पे लग रहे हैं। प्रोडक्ट जी के 1 यूनिट पर 2 लेबर आवर लग रहे हैं। और लेबर का रेट क्या है जो कि ओवरहेड्स में यूज होगा? देखो तो क्वेश्चन में इसने बताया हुआ है कि दी कंपनी हैज कैलकुलेटेड दी OAR टू बी 9.70 पर डायरेक्ट लेबर आवर। उसने खुद ही कैलकुलेट करके दिया हुआ भाई 9.7 इसकी OAR है एक डायरेक्ट लेबर आवर का, लेकिन हमारे पास तो डायरेक्ट लेबर आवर है 2। तो इसमें देखते हैं कि कितना आएगा। 9.7 लेबर आवर है 9.7। अच्छा, ओवरहेड्स अगर हमने कैलकुलेट करने होंगे इज इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये हमारे पास 19.4 के हमारे पास टोटल ओवरहेड्स लग रहे हैं 1 यूनिट बनाने में प्रोडक्ट जी के। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास जो आ जाएगी वो है हमारे पास 71.4 के टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है पर यूनिट की। 71.4। ठीक है, देख लेते हैं 71.4 का कोई ऑप्शन है इधर। तो ये सबसे पहले 71.4 का उसने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 71.4 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 71.4 आ गया। आई होप कि ये क्लियर होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओवरहेड कॉस्ट, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट पूछ रहे हैं। यहाँ पे उसने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट मांगी थी जिसमें डायरेक्ट मटेरियल लेबर सब आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो ओवरहेड कॉस्ट कह रहा है कि और बताओ किसकी, प्रोडक्ट एक्स की। ठीक है, सिर्फ हमें ओवरहेड कॉस्ट चाहिए, चाहिए किसकी, प्रोडक्ट एक्स की। और मेथड कौन सा अब यूज करना है? अब हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करनी है, करंट मेथड नहीं यूज करना। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स की अगर हमने ओवरहेड निकालने होंगे तो सबसे पहले हमें ये टोटल ओवरहेड्स देखने होंगे कि टोटल ओवरहेड प्रोडक्ट एक्स को कितने चार्ज होते हैं, क्योंकि ये तो टोटल है ना ओवरहेड। ये जो इन्होंने ओवरहेड दिए हुए हैं ये टोटल ओवरहेड्स हैं। ये टोटल ओवरहेड्स हैं जो कि एक्स वाई जेड तीनों के कंबाइन है। अब इसमें से देखेंगे एक्स को कितना शेयर जाएगा, और जितना शेयर एक्स को जाएगा उसके यूनिट पे डिवाइड करके हम सिंपली हमें पर यूनिट एक्स के ओवरहेड्स पता चल जाएंगे कितने हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसकी वर्किंग करें ना, यहाँ पे अगर कर लेते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेंगे जो हमारे कॉस्ट, इधर से हम देखेंगे जो हमारे कॉस्ट ड्राइवर है। कॉस्ट ड्राइवर हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ बैचेज है, एक है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और एक है मशीन आवर। मशीन आवर वाला कॉस्ट ड्राइवर 2 कॉस्ट पूल के साथ रिलेट करता है। तो यानी कि टोटल हमारे पास ड्राइवर जो हैं वो 3 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बैचेज, लिख लेते हैं नंबर ऑफ बैचेज। दूसरा था हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और तीसरा जो था हमारे पास वो थे मशीन आवर्स। देख लेते हैं दोबारा। हाँ, नंबर ऑफ मशीन आवर्स थे, मशीन आवर्स। अच्छा, अब इसके लिए ना हमें सबसे पहले ना बैचेस पता होने चाहिए कि बैचेस एक्स के कितने हैं, वाई के कितने हैं और जेड के कितने हैं। तो बैचेस, ये देखो नंबर ऑफ बैचेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। 40 एक्स में, 20 वाई में, 55 जेड में। 40 एक्स के हैं, 20 वाई के हैं और 55 हमारे पास जेड के हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर यहाँ पे इसने दिए हुए हैं, लेकिन पर बैच दिए हुए हैं इसने। इसने पर बैच दिए हुए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, पर बैच नंबर ऑफ ऑर्डर है 4 और इसके टोटल बैचेस कितने हैं 40। परचेज ऑर्डर तो उसने दिए नहीं हुए, लेकिन उसने ये बताया हुआ कि परचेज ऑर्डर पर बैच दिए हुए, पर यूनिट नहीं पर बैच दिए हुए उसने। और एक बैच में वो कह रहा है कि और परचेज ऑर्डर लगते हैं, और एक्स के टोटल बैचेस कितने हैं 40। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आ जाएंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे इधर हम, 40 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास 160 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए हैं। अच्छा, इसी तरह एक्स के, इसी तरह अगर हम वाई के देखें ना, वाई के तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 अगर हम यहाँ पे कर दें तो वाई के जो हमारे पास टोटल आ जाएंगे ऑर्डर, टोटल ऑर्डर वो है 100। इसी तरह अगर हम जेड के देखें यहाँ पे तो 55 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे इधर हम, तो ये 220 बैचेस हमारे पास आ जाएंगे प्रोडक्ट जेड के।
अच्छा इधर साथ ही अगर हम इधर इनका टोटल करते जाए ना, टोटल टोटल हमारे पास नंबर ऑफ बैचेस आ गए 115 तीनों के। अच्छा टोटल हमारे पास परचेज ऑर्डर आते हैं 480। अच्छा मशीन और की अब हम बात करेंगे। मशीन और हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमें टोटल मशीन और चाहिए, ये इसने टोटल मशीन और दिए हुए, टोटल दिए हुए 30,000, 20,000, 30,800। ये हम इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे। इनका सम अगर हम लेंगे तो ये बन जाएगा 80,800 का। अब यहाँ पे ना हम वर्किंग करेंगे। सबसे सबसे पहला जो हमारे पास है ना, इधर पोस्ट पूल लिखते जाते हैं। हमारे पास है पोस्ट ड्राइवर के, अगर हम यहाँ रेट लिखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉस्ट पर मशीन सेटअप हमने फाइंड करनी। अच्छा उसके बाद हमारे पास था ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, रनिंग कॉस्ट। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे पहले हम देखते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम फाइंड करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद जो लास्ट में है ना मशीन रनिंग कॉस्ट और मशीन फैसिलिटी कॉस्ट। अच्छा ये जो दोनों कॉस्टें हैं ना, इनका कॉस्ट ड्राइवर एक ही है, तो रेदर देन के हम इनकी सेपरेट वर्किंग करें, टाइम कंज्यूमिंग भी है, हम ना 420 और 361 400 को प्लस कर देंगे, क्योंकि ना हमारे पास जो इधर आता है ना वो है कॉस्ट पर मशीन और सॉरी ये ऊपर था कॉस्ट पर मशीन सेटअप। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट पर मशीन और, ठीक है। अब ये तीन हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर है। अच्छा कॉस्ट पर मशीन सेटअप कितनी थी, 280,000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 316,000, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 280,000, ये थी 316,000। अच्छा कॉस्ट पर मशीन आवर का हम यूं करेंगे कि हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि इनका कॉस्ट ड्राइवर ही एक है, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम ही वैल्यू आनी है, तो ऊपर वाले दोनों को प्लस भी कर दें तो आंसर सेम होगा और टाइम बहुत सेव होगा आपका। 420,000 था एक, और एक था 300, 361 400। इसको डिवाइड करेंगे मशीन सेटअप से। मशीन सेटअप थे हमारे पास 115, हम यहाँ पे अगर इसको पर यूनिट अगर हम कैलकुलेट करें ना, अच्छा यहाँ पे ना हम इनको डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू ये कॉस्ट है टोटल, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये इसका कॉस्ट पूल है, कॉस्ट ड्राइवर है सॉरी। तो ये हमारे पास कॉस्ट पर मशीन सेटअप एक यूनिट की 243 आ गई है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 316,000, और इसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो था नंबर ऑफ ऑर्डर्स। उसके बाद ये हमने इनको इकट्ठा कर लिया था, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये हमारे पास 9.67 ये हमारे पास आ गई है पर यूनिट की कॉस्ट। अच्छा अब क्वेश्चन पे अगर हम जाए ना, तो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ था कि सिर्फ हमें ओवरहेड्स चाहिए, और चाहिए किसके, प्रोडक्ट एक्स की, हमें चाहिए सिर्फ एक्स की। एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू ये जो एक सेटअप की कॉस्ट है ना, इसको मल्टीप्लाई एक्स के बैचेस के साथ कर दें तो हमारे पास सिर्फ एक्स की निकल आएगी। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से इसके साथ, तो 9739 एक्स की कॉस्ट आ गई है, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट है जिसमें से एक्स को इतना चार्ज होता है। फिर कॉस्ट पर ऑर्डर है हमारे पास, यहाँ से हम 658 को उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 160 से, सिर्फ हमें एक्स की चाहिए तो 160 से करेंगे, तो ये हमारे पास 105,333 हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट पर ऑर्डर एक्स के। कॉस्ट पर मशीन आवर हम जब फाइंड करेंगे एक यूनिट की मल्टीप्लाई बाय जो टोटल एक्स पे मशीन आवर लग रहे हैं, तो ये हमारे पास टोटल इसके मशीन आवर की आ गई कॉस्ट। अब हम जब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ गई 405,196 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। यहाँ मैंने कॉस्ट जो टोटल ली थी ना मशीन सेटअप की, वो 28,000 ले रही थी, वो 2,80,000 थी, तो भी मैंने उसको रेक्टिफाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आता है ये जो हाईलाइट किए हुए हैं। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि पर यूनिट चाहिए, तो एक्स के यूनिट के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। एक्स के यूनिट कितने हैं यहाँ पे, एक्स के यूनिट है 20,000, तो 20,000 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। 20,000 एक्स के यूनिट थे, तो ये हमारे पास 24.64 हमारे पास आ जाता है आंसर इसका। देखते हैं ये आंसर, ये बी ऑप्शन है 24.24। मैंने बहुत डीपली इसको समझाया, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाएं। टोटल ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्ट जेड अमाउंट टू 576,000। अच्छा भाई सबसे मजे की बात तो ये है कि इसने ना प्रोडक्ट जेड को जो एलोकेशन होनी थी वो उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दी, यानी कि जो
ये वाला पार्ट था ना, ये इतना पार्ट उसने खुद ही कर दिया है और पूछा है कि बजटेड फुल कॉस्ट प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड करो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। अच्छा, क्वेश्चन सारे का सारा वही है नंबर 1 की तरह। यहाँ पे उसने पूछा था फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करो, यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करो। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों में पूछी है, दोनों में यानी कि डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा। यहाँ पे उसने पूछा था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से और यहाँ पे पूछ रहा है एबीसी कॉस्टिंग से, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर सेम ही रहेगा, सिर्फ ओवरहेड चेंज होंगे क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड एलोकेट करने का तरीका हमारा और था और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा तरीका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। ये हमने इसकी कैलकुलेशन की हुई है प्रोडक्ट जेड की, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल वही रहेगा सेम, डायरेक्ट लेबर भी वही रहेगा। ओवरहेड पहले हमने चार्ज किए थे ट्रेडिशनल मेथड से, अब वो कह रहा है कि नहीं भाई ट्रेडिशनल से नहीं, एबीसी कॉस्टिंग मेथड, तो ओवरहेड हमारे चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ओवरहेड के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो ये 28 और ये 24 तो इसी तरह रहेगा। ओवरहेड सिर्फ हम देखेंगे, अगर हम पर यूनिट हमें ओवरहेड चाहिए ना तो यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हमारे पास पर यूनिट ओवरहेड आ जाएंगे जेड के। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल एंटर, और यहाँ पे हम इनका सम अगर कर लेंगे तो ये अब हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो आ रही है 78.2, और ये 208 है तो 21 नहीं हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखते हैं ऐसा आंसर कोई है या नहीं। 78.20, ये रहा 78.21, क्योंकि राउंड ऑफ किया ना तो इस वजह से। फिर थ्योरी का है, उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्टिविटी बेस्डिंग इन डफको आर करेक्ट। वो कह रहे हैं डफको के सिनेरियो को अगर हम देखें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 1 में वो कहता है कि एबीसी कैन बी अप्लाई टू ऑल ओवरहेड कॉस्ट नॉट जस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड। हाँ, ये बिल्कुल एडवांटेजेस पढ़े थे और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, वहां पे हमने पढ़ा था कि एबीसी भाई तमाम ओवरहेड कॉस्ट पे लगता है, हर ओवरहेड कॉस्ट को कॉन्फर करता है, सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड ही नहीं देखता, तो ये इसका बेनिफिट है, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में वो कहता है एबीसी प्रोवाइड ए मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स बाय जी एंड एज ए रिजल्ट प्राइसिंग शुड बी इंप्रूव। देखो जब एबीसी हम यूज करते हैं तो एबीसी से ये होता है, एबीसी कॉस्टिंग से, कि हमारी जो एलोकेशन होती है ना ओवरहेड्स की वो ठीक हो जाती है। तो जब हम एलोकेट ठीक करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट ठीक आती है, जब हमारी टोटल कॉस्ट ठीक आती है तो हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो प्राइसिंग होती है, प्राइस जो हम सेट करते हैं वो भी इंप्रूव होती है, तो ये भी ठीक है। अच्छा, थर्ड में वो कह रहा है कि एबीसी रिकॉग्नाइज दैट ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल। हाँ बिल्कुल ठीक है, एबीसी यही कहता है कि भाई ओवरहेड कॉस्ट जो से वो सिर्फ प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम से नहीं आती है, और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि ओवरहेड कॉस्ट को लाते हैं, जिनको हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4 में वो कहता है एबीसी विल बी ऑफ लिमिटेड बेनिफिट इफ द ओवरहेड कॉस्ट आर प्राइमरली वॉल्यूम रिलेटेड। इसके डिसएडवांटेजेस में पढ़ा हुआ है कि जब ज्यादा वॉल्यूम रिलेटेड ओवरहेड कॉस्ट होगी तो भाई एबीसी के लिमिटेड बेनिफिट होंगे। फिर वो कहता है इफ द ओवरहेड रिप्रेजेंट ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, जब ओवरहेड टोटल कॉस्ट का बनता ही बहुत थोड़ा तो फिर भी एबीसी हमें इतना फायदा नहीं देने वाला। तो सारी स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर ट्रू। पढ़ लेते हैं। यूजिंग एबीसी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स इज वेरी सिमिलर टू कॉस्ट कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट एक्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट एबीसी मेथड से आई है तकरीबन वही ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आई है, यानी कि दोनों मेथड से ओवरहेड सेम होंगे तो इस वजह से उनकी कॉस्ट भी सेम आई है। कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट वाई इज ऑलमोस्ट 10 लेस, यानी कि वो कह रहा है कि जब हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज की ना तो फिर प्रोडक्ट वाई की कॉस्ट में फर्क पड़ा था जो कि ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से $10 कम थी। फिर वो कह रहे हैं डिमांड ओ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज रिलेटिवली इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक डिमांड ये होती है यानी कि कोई ना स्पेसिफिक नहीं है डिमांड की, इतनी डिमांड ही हो, ये यानी कि जितने हम बना लें उतना बेच सकते हैं, अगर हम इसको मतलब सिंपली अगर हम देखें ना तो इलास्टिक डिमांड ये होती है। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 1 में कहते हैं इफ द कंपनी डिसाइड टू अडॉप्ट एबीसी द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स विल चेंज। भाई बिल्कुल गलत है। देखो जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं फिर भी कॉस्ट उसने ऊपर बताया कि कॉस्ट वही आती है, और जब हम अब ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तब भी कॉस्ट वही आती है। जब कॉस्ट सेम होगी तो हमने अब जब अपना प्रॉफिट हम इसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो भी बिल्कुल सेम होगी, तो प्राइस नहीं चेंज होगी। जब कॉस्ट नहीं चेंज होगी तो प्राइस भला क्यों चेंज होगी, कॉमन सेंस की बात है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो स्टेटमेंट नंबर 2 में वो कहता है कंपनी इफ कंपनी डिसाइड्स टू अडॉप्ट एबीसी सेल वॉल्यूम ऑफ एक्स आर लाइकली टू रिमेन अनचेंज। वो कह रहा है कि अगर हम एबीसी मेथड यूज कर रहे हैं तो सेल वॉल्यूम ऑफ एक्स आर लाइकली टू रिमेन अनचेंज। बिल्कुल ठीक बात है। देखो डिमांड जो सी है ना इनकी दोनों की इलास्टिक है, लेकिन जब हम अडोप्ट एबीसी को करें या हम अडोप्ट ट्रेडिशनल को करें तो दोनों से कॉस्ट ही सेम आएगी। जब कॉस्ट सेम आएगी तो दोनों से प्रॉफिट हम जब चार्ज इन में करेंगे तो दोनों की सेलिंग प्राइस सेम आएगी। जब सेलिंग प्राइस ही नहीं चेंज होगी तो
डिमांड किस तरह चेंज होगी, या तो ना सेलिंग प्राइस कम हो फिर डिमांड बढ़ जाती है, या अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तब डिमांड कम होती है। तो जब सेलिंग प्राइस ही नहीं बढ़ेगी तो सेल वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, सेल वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। और सेलिंग प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट दोनों मेथड से अगर हम अडोप्ट करें एबीसी को या हम अडोप्ट करें ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, तो कॉस्ट ही सेम होगी, तो भाई सेल वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 में वो कहता है कि भाई इफ कंपनी डिसाइडेड टू अडोप्ट एबीसी द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई विल गो डाउन। बिल्कुल ठीक है, उसने ऊपर बताया हुआ है प्रोडक्ट वाई की $10 कम हो गई यूजिंग एबीसी। जब हमने एबीसी यूज किया तो $10 प्रोडक्ट वाई की प्राइस कम हो गई, तो भाई ठीक है बिल्कुल। स्टेटमेंट नंबर 3 द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई विल गो डाउन, जब हम इसकी कॉस्ट कम होगी तो इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी उसमें इसकी प्राइस आती थी, कॉस्ट आती थी $50 की, हम $10 का प्रॉफिट ऐड करते थे और $60 में हम इसको बेचते थे। लेकिन एबीसी मेथड यूज करना स्टार्ट किया तो कॉस्ट इसकी $10 से कम होगी, यानी कि पहले $50 की आती थी, अब वो $40 की आएगी। हम $10 अपना इसमें प्रॉफिट डालेंगे तो $50 इसकी प्राइस हो जाएगी, जो कि पहले $60 थी। तो भाई बिल्कुल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय विल गो डाउन। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 4 में कह रहा है रिड्यूस सेलिंग प्राइस इज अनलाइकली टू गिव राइज टू टेंड इंक्रीज वॉल्यूम। वो कह रहा है कि जब हम प्राइस इसकी कम करेंगे तो इंक्रीज नहीं होगा सेल वॉल्यूम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम सेलिंग प्राइस किसी चीज की कम करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसका सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो ज्यादा बिकती है। और उसने ऊपर लिखा भी हुआ कि भाई इनकी डिमांड इलास्टिक है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर कम हुई तो भाई हम और भी इसको बेच सकते हैं। तो स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 और 3 ही सिर्फ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने ये पांचों आपको डिटेल में समझा दिए हैं, हालांकि ये सिर्फ 5 से 6 मिनट का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन मैंने इस पर अच्छा खासा टाइम लगाया ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमटीक्यूज के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।